आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये टॉपिक आपने पहले भी सिमिलर पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर और बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि जहाँ हम चार्ज बोल रहे थे वहाँ हम पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यहाँ मैंने एक मैग्नेट लिया है जिसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है और मैग्नेट एट सम एंगल थीटा इंक्लाइन था। मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर साउथ पोल की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट हुई विच इज़ QMB। और ये कहाँ से डिफाइन किया हमने? मैग्नेटिक फील्ड को हमने पहले डिफाइन किया था, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को हम इधर लेके जाएं तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो फोर्स हमें मिल गई यहाँ से, इस तरफ भी फोर्स एक्ट कर रही, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है सो वी विल गेट द माइनस साइन। अगेन अब हमें साइन थीटा चाहिए क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आइदर फोर्स तो QMB हमें यहाँ से मिल जाएगा। वी नीड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू ZS/2L। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ये वाला ट्राइंगल ले लिया है। अब क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो फॉर दिस परपेंडिकुलर इज ZS ऑन दिस साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज 2L। तो ZS इंटू 2L हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यानी कि ZS की वैल्यू पुट कर दी है 2L साइन थीटा विच विल गिव यू द टॉर्क विच इज़, अब यहाँ पे भी हमने मैग्नेटिक मूवमेंट को प्लेस किया है QM इंटू 2L विच इज़ M क्रॉस B। सो फाइनल एक्सप्रेशन दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म, यानी साइन थीटा को हमने हटा दिया, देन ओनली यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म। इसी में हम स्पेशल केसेस भी देख सकते हैं कि इफ़ थीटा इज़ विल बी ज़ीरो सो आपका टॉर्क जो है मिनिमम हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। अगेन यू मे डिफाइन ऑल्सो द मैग्नेटिक मूवमेंट फ्रॉम दिस। ये जो स्टेटमेंट थी यहाँ से हम मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो, विल बी 1, यानी कि B अगर 1 हो जाए और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू टॉर्क। तो वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट as the torque acting on a magnetic dipole placed normal to the uniform magnetic field of unit strength। तो फील्ड यूनिट है, प्लेस कैसे है? परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, और उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर हो जाएगा। सो यहीं से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। सो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क की फॉर्म में स्टोर्ड होती है, तो हमने स्मॉल वर्क लिया, उसको इंटीग्रेट किया विद द लिमिट। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का यू विल गेट माइनस ऑफ कॉस थीटा, उसमें भी हमने लिमिट अप्लाई किया है। एंड अगेन हम स्पेसिफिकेशंस अप्लाई करते हैं कि थीटा 1 को अगर हम 90 ले लें और थीटा 2 आपका 0 हो जाए तो देन यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी एज MB माइनस ऑफ कॉस थीटा। लेट अस सी। सो यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया है कि थीटा 2 अगर आपका थीटा हो जाए और थीटा 1 जो है वो 90 हो जाए तो फिर आपका कॉस ऑफ जो फर्स्ट टर्म थी 90 वो 0 हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द नेगेटिव साइन विल सस्टेन। एंड ये डॉट प्रोडक्ट आप लाएंगे, अगर कॉस थीटा हटता है तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा विच विल गिव यू माइनस ऑफ M डॉट B। अगेन इसके भी केसेस आप ले सकते हैं कि कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, एंड कब वो 180 डिग्री पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो थीटा 0 पर मिनिमम मिलता है एंड थीटा 180 पर आपको मैक्सिमम, यानी अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सेम वे अब हम बात करते हैं करंट लूप की। तो करंट लूप आपने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी सर्कुलर लूप हो और जिसमें करंट फ्लोइंग सर्कुलर लूप हो तो वो एक डायपोल की तरह एक्ट करता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपवर्ड आपको क्या दिखाई देगा? जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड जो है वो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा। एक्चुअली मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? अभी भी हमने पढ़ा था कि जब बार मैग्नेट के लिए, इससे पहले वाले वीडियो में, कि बार मैग्नेट का भी केस लेते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर भी जब आप एक डायपोल लेंगे और उसके अगर नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हुई मैग्नेटिक मूवमेंट एक्ट कर जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये हमें याद रखना है कि नॉर्थ से हमेशा आउटवर्ड निकलती हुई मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं। अब बात करते हैं हम अपने मेन उस पे पर्पस पे आते हैं जो हमारा था एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ हम सिंपली ये मैं फिगर समझाती हूँ कि सपोज़ एक्चुअली क्या कहा गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर लूप में रिवॉल्व अराउंड कर रहा है अराउंड दी न्यूक्लियस। तो हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक करंट लूप बना रहा है, वो उसमें, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सपोज़ मैं एक सिंगल लूप की कंडीशन लेती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट। एंड इफ करंट इस डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स ऊपर जो पोल बना आपका वो बन गया साउथ पोल, ऊपर जो आपको फेस दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे की साइड यानी बैक साइड पे जो पोल बन रहा होगा वो होगा नॉर्थ। लेकिन हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, वो जो कि मैंने डाउनवर्ड शो कर दी है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे ऐड कर रहा है क्योंकि इस लूप की पर्टिकुलर रेडियस है
और उसके हर एक पॉइंट पे उसकी एक डिफरेंट वेलोसिटी है। तो हम वेलोसिटी और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको फॉर्मूला याद हो दैट इज इक्वल टू आर पी, अगर हम मैक्सिमम की फॉर्म में लाना चाहें तो, यानी कि आर क्रॉस पी होता है, तो हम ले सकते हैं आर क्रॉस वी। सो मैं सिंपली आर क्रॉस एम वी, एम तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ आर एम वी। हम क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं शो कर रहे क्योंकि मैं ये मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रही हूँ और मैक्सिमम भी है, हमें पता भी होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप साइन 90 लोगे तो आप देख सकते हैं कि आर जो है वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और इसकी वजह से साइन 90 इज़ 1। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी आर एम वी वो मैक्सिमम ही होगी। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मान लो हटा भी दिया है तो भी यही वैल्यू आनी है, तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म भी लेती हूँ तो भी यही वैल्यू आनी है, यानी कि मुझे साइन 90 कंसीडर करना था। सो आपने अब क्या करना है, फिर भी चलिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि अगर हमारे पास नॉर्मली एंगल मोमेंटम होता था तो वो था आर क्रॉस पी वेक्टर फॉर्म में। अगर आपने वेक्टर फॉर्म हटाया तो आर पी साइन ऑफ थीटा, लेकिन वो यहाँ 90 हो रहा है तो आपके पास ये बचा विच विल बी गिविंग यू आर एम वी, यानी कि मैग्नेटिक जो मोमेंट जो मिला वो आपको एंगुलर मोमेंटम जो मिला वो आर एम वी की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करंट एज इफ देयर इज़ अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हम करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट की फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, लेकिन चार्ज यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और टाइम जो लग रहा है उसको कंप्लीट साइकिल करने में वो है टाइम पीरियड टी। तो अब हम टाइम पीरियड टी को डिफाइन कर दें। टी कितना है, पूरा एंटायर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ, कंप्लीट लूप के लिए एंटायर सर्कल की सर्कमफ्रेंस, और टाइम हो गया कंप्लीट टाइम पीरियड टी। तो लेकिन मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए था तो आई टुक इट टाइम ऑन दिस साइड एंड वेलोसिटी को हम डिनोमिनेटर में ले आए। नाउ लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ टी हेयर। सो द करंट विल बी नाउ E V by 2 pi r. So let us call it as in question number 1. Now we can define magnetic moment using this current value. What is the magnetic moment formula? Magnetic moment हमारे पास आता था वेक्टर फॉर्म में, अगर हम लें तो I into A। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है यहाँ पर क्योंकि एक ही लूप की बात हो रही है और एक ही चार्ज की बात हो रही है, तो सिंगल टर्न की बात हो रही है। आई इंटू ए, आई आपके पास आ गया है, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर फॉर अ सर्कल हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया ई वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। सो वी कैंसिल आउट द कॉमन वैल्यूज़ और आपके पास बचा ई वी आर बाई 2। अब मैं चाहती हूँ कि इसे एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में लेके आएँ। आपके पास एंगुलर मोमेंटम था आर एम वी, तो अगर मुझे इसे इस फॉर्म में लाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एम से मल्टीप्लाई कर दें और एम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एज इट इज़ रहा, लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ई बाय 2m हमारे पास अलग रह गया और वी आर एम जो था ये बन गया एंगुलर मोमेंटम, यानी एल बन गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एंगुलर मोमेंटम की। अब क्योंकि मैं अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लेके आऊँ या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ देन यू विल गेट द माइनस सिंबल हेयर। ये माइनस सिंबल क्यों आएगा, ये माइनस सिंबल इसलिए आएगा क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे शो कर रहे थे, आर क्रॉस पी, यानी आर और वी के बीच में। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे आर क्रॉस पी, यानी आर के बीच में एम तो कांस्टेंट होता है और अब वी के बीच का प्रोडक्ट लेना है हमें, और मास को हम बाहर रख लेते हैं। तो यानी हमें आर और वी के बीच में, आर फर्स्ट वेक्टर है, वी सेकंड वेक्टर है, तो आप स्टार्ट कीजिए आर से वी की तरफ, वी इस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, तो मैं एक बार बता दूँ, हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको वी कॉम्पोनेंट को वहाँ से पिक करके यहाँ पर लगाना होगा। तो अगर आप वी को मैं इसको रफली दिखा देती हूँ, वैसे वी यहाँ नहीं है लेकिन वी तो यहीं पर है सरफेस पे, लेकिन हम उसे डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर पिक करके लाएंगे बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ फाइंडिंग आउट दी एंगुलर मोमेंटम वो ये है। तो अब आप आर से पी की तरफ जब बेंड होंगे तो आपका थंब जो है वो पॉइंट करेगा यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, वो अपवर्ड पॉइंट करेगा। तो एल अपवर्ड है, एम जो है वो डाउनवर्ड है। बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट द नेगेटिव सिंबल हेयर and this negative symbol is representing the opposite directions of magnetic moment and angular momentum. Now we can find the ratio of m and l, और अगर हम रेशियो लेते हैं तो m by l जो है वो आपका माइनस ई बाई
2m के इक्वल आ जाता है और इस रेशो को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो दिस इज कॉल्ड एज दिस गायरोमैग्नेटिक रेशो। और यहाँ मैंने बताया भी हुआ, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था, बट ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, माइनस सिंबल आ रहा है क्योंकि m और l जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ हम l को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, बट चार्ज का जो मोशन होता है वो सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही नहीं होता, बल्कि एक और फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो जब हम इसे भी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एक और कह सकते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होना चाहिए, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसको मैं म्यू एस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या शो कर रहा है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज योर एस वेक्टर, और जब आप एस वेक्टर की टर्म्स में लेके आएंगे तो ये एक मोमेंटम और एक्ट कर गया। तो अब जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आई, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम नेट बोल देते हैं इसको, वो जो है किस किस की वजह से हुई, वो इसकी वजह से प्लस दिस मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है और ये स्पिन मोमेंटम है, दोनों को हम ऐड करें तो एम ये वाला दिस वन प्लस म्यू ऑफ एस। सो आप लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा ई बाय 2m ऑफ ई एल, यानी दिस एंगुलर मोमेंटम, दिस वाल एल मोमेंटम प्लस 2 ऑफ एस वेक्टर। एस वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, ये वाला एस वेक्टर। सो ये दोनों आ गए हैं। मैं और क्लियरिटी के साथ दिखा दूँ आपको कि मैंने दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड कर लिया है, कॉमन को बाहर निकाला, सो यू विल गेट द नेट वेक्टर एज दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड गायरोमैग्नेटिक रेशो, और वहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया वो लिया एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन हमें पता है बाय बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी गिवन एज एन एच बाई 2 पाई। ये भी हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं तो ये वाली वैल्यू जब हम मैग्नेटिक मोमेंट में प्लेस कर देंगे तो यूल गेट अनदर कांस्टेंट। तो यानी m हमारा तब बन जाएगा e बाय 2m, तो आ रहा था, और l वेक्टर था, उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अब e बाय 2m इंटू l की जगह हम एन एच बाय 2 पाई प्लेस करते हैं, कैंसिल आउट द कॉमन पार्ट, और यहाँ पर कुछ हमारा कैंसिल हो ही नहीं रहा है, सो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो n को कॉमन लेके आते हैं एंड ई एच बाई 4 पाई m। सो यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज़ n इंटू म्यू बी। तो जो म्यू बी है उसको हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन, दिस इज़ कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेट्रॉन। और ये एक अनदर वैल्यू है, यहाँ पर n जो है आपका n इंटीजर है, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं n की 1 2 3 4। सो आई हैव मेंशन कि n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, और h क्या है यहाँ पे, h प्लैंक कांस्टेंट है। सो ये जब हमने एंगुलर मोमेंटम, ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, वहाँ से हमने लिया है, उसको हमने l की जगह प्लेस किया। आपने जो भी कॉमन सेक्शंस थे या ब्रैकेट में हमने n वेरिएबल पार्ट को अलग कर लिया है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर दिया, और कॉन्स्टेंट्स मिल के म्यू बी यानी कि बोर्स मैग्नेट्रॉन बना रहे हैं। और बोर्स मैग्नेट्रॉन को ये क्या होता है, नेचुरल यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की, इसको इट सर्व्स एज ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपके पास n 1 हो जाए तो। और बोर्स मैग्नेट्रॉन का कांस्टेंट भी है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। यानी ये भी बिल्कुल क्लियरली कह रहा है सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम दें तो वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आएगी वो आपकी बोर्स मैग्नेट्रॉन होगी, और वो वैल्यू कितनी है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। इनर ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, उसके लिए n1 होता है, आउटर मोस्ट के लिए तो येस यू कैन हैव वेरियस वैल्यूज़। तो ये हमने अपने बोर्स मैग्नेट्रॉन को हमने डिफाइन किया। अब क्विकली हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। देखिए इससे पहले वाले टॉपिक में अगर आप टॉर्क की बात करें, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वो मैंने पेपर में नहीं देखा पूछते हुए कि एग्ज़ाम में पूछा जाता, उसी बेसिस में पूछा जाता है। लेकिन जो डेरिवेशन अभी हमने किया एटम एज अ डायपोल, वो डेरिवेशन पूछा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ बोर्स मैग्नेट्रॉन पूछा जाता है आपसे, ये एंगुलर मोमेंटम का रोल पूछ लिया जाता है कई बार। कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ तक का पोर्शन मैं कह सकती हूँ, इनफैक्ट यहाँ तक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टिल हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए हम पढ़ रहे हैं कि सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है,
तो डिफरेंस बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों की जो फील्ड लाइंस हैं वो सिमिलर होती हैं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं फ्रीली सस्पेंड करते हुए अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, यानी कि सोलेनॉइड मोर और लेस एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। उसके लिए भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती हैं, पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती हैं, इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ हो जाती हैं। तो बस डिसिमिलैरिटी क्या है, इनसाइड होलो है और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू बार मैग्नेट। ये तो तब बात हो रही थी कि जब हम कह रहे हैं कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बार मैग्नेट भी एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करे? यस पॉसिबल है, और उसको हम क्विकली एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। दिस इज़ द डायग्राम, और ये डायग्राम क्या शो कर रहा है वो मैं समझाती हूँ आपको। अगर हम बार मैग्नेट का पीस लेते हैं तो उस बार मैग्नेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन सिमिलर डायरेक्शन में होता है, यानी कि सभी एक ही पर्टिकुलर तभी वो मैग्नेट बना है, अदरवाइज इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये नहीं शो करेगा। यानी अलाइनमेंट जो है सारे एटम्स का ओरिएंटेशन वो सेम डायरेक्शन में होगा। और हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि वो करंट लूप्स की वजह से, एम्पियर्स का ऐसा हाइपोथेसिस था कि ये जो करंट लूप्स हैं, टाइनी करंट लूप्स जो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक टाइनी इलेक्ट्रॉन लूप बनाते हैं, करंट लूप बनाते हैं, और इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। और अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट को कंस्टिट्यूट करने के, तो अब वो ये कहता है कि जब ऐसे टाइनी करंट लूप्स बनते हैं तो इनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की होती है कि अंदर वाली जो डायरेक्शंस हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और जो सरफेस का करंट है सिर्फ वो बच जाता है कंबाइन होने के लिए, और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, या फिर एक वायर को रैप कर दिया गया है किसके अराउंड, एक कोर के अराउंड, यानी कि एक हम कह सकते हैं एक सॉलिड आयरन पीस के अराउंड, अगर जैसे हम कॉइल रैप कर देते हैं, ऐसे ही सिर्फ सरफेस पे करंट रह जाती हैं। कब? एक बार मैग्नेट के अंदर। तो बार मैग्नेट भी ऐसा बिहेव कर रहा है कि उसके इनसाइड तो कोई मैग्नेटिक करंट है ही नहीं, करंट कहाँ है, सिर्फ बाहर आउटर सरफेस पे है, और वो करंट जो है ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे एक सोलेनॉइड है। तो अब ये बात समझते हैं कि बच्चों को ये कन्फ्यूज होता है ये कैसे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि सबकी ओरिएंटेशन सभी बार मैग्नेट्स में सेम डायरेक्शन में होगी हर एक एटम की, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 केसेस लिए कि इस तरीके से सपोज बार मैग्नेट के अंदर एटम्स प्लेस थे और हर एक की जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो सेम थी, लेकिन जब ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर तो इस तरफ है ग्रीन वाली, और जब ये टर्न होके इधर आती है तो ये ऑरेंज इस डायरेक्शन में हो जाएगी, एंड इसके लिए करंट जो है यहाँ पर आते हैं इस डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन अपने लूप में सेम है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन वो भी वही है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल कर रही हैं। सेम ऐसे ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये दोनों भी कैंसिल कर देंगी, और हमें लगेगा सिर्फ जो सरफेस पे ग्रीन वाली बच गई हैं वो ही आपको करंट्स नज़र आएंगी, यानी उनका इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन बाकी वाली करंट्स जो हैं इन साइड वाली वो सभी ऑरेंजेस वाली सारी जितने भी ऑरेंज कलर से बनी हुई हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और सिर्फ आउटर सरफेस यानी कि ग्रीन कलर वाली जो थी वो आपको दिखाई देंगी। और ये एक तरीके से एक डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस डायरेक्शन में करंट आपका फ्रेम कर देंगी, और ये क्या बिहेव करेगा, एज अ करंट वायर की तरह बिहेव करेगा, जो कि बार मैग्नेट पर रैप हो गई है और उसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। सो हम सोलेनॉइड को बार मैग्नेट मान सकते हैं की तरह बिहेव करते हुए देख सकते हैं, और एक बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे, यहाँ तक कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।